हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू फर्स्ट ड्रॉ द आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम। ठीक है, पहले मैं आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं एंड देन वी विल गो बैक। शर्मिष्ठा महापात्रा, हेलो हेलो। आप उड़ीसा से हैं ऐसा लग रहा है, शर्मिष्ठा महापात्रा। नमस्ते रोहित भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हम लोग करेंगे आयरन कार्बाइड डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो कि पहले ही प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं एक्चुअली। सुयोग कह रहा है सर आप और मरुत तिवारी सर मिलकर फुल मैकेनिकल सिलेबस पे रिवीजन सीरीज बना दो, यूट्यूब पे मजा आ जाएगा। बिल्कुल, बात करता हूँ मैं मरुत सर से। मरुत सर भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे एक्चुअली, कुछ दिनों पहले ही हमारी बातचीत हो रही थी, तो ऐसा ही कुछ डिस्कशन हो रहा था हमारे बीच। पहले मैं एक आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस द थिंग्स। ओके, यहाँ स्ट्रेट लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिए हैं फटाफट डायग्राम को बनाने के लिए। थोड़ा सा अलग भी दिख रहा होगा तो घबराना मत, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, आज क्वेश्चंस हैं बट क्वेश्चंस में इस डायग्राम की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको बना लिया। बार बार बनाऊंगा तो क्या होगा ना, दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा कर दिया। राइट, चलो सुनो। देखने में लगभग आपका उसी तरह का दिख रहा है डायग्राम, बट हाँ कुछ स्ट्रेट लाइंस यूज कर लिया है मैंने, इसलिए थोड़ा सा बेतरतीब दिख रहा है, बट घबराना मत। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ, one question is here, you can see it will crash YouTube. How? Thangolin, Hamante, Thangolin, how will it crash YouTube? Consider the following temperature ranges: room temperature 0 to 910 degrees centigrade, and then it is 910 degrees centigrade to 1400 degrees centigrade, and then 1400 degrees centigrade to below melting point. In which of the following temperature ranges ferrite with body centered cubic structure is indicated
in the iron carbide phase diagram. You see, ferrite with body centered cubic structure. You see here, if you look at the phase diagram here, then what will you find is, in this phase diagram, here this is alpha ferrite with BCC microstructure. This is alpha ferrite. This temperature here is actually 910 degrees centigrade. Aha, yes, if I and Marut combine, undoubtedly it's going to be awesome. It's going to be awesome if we are combined. But there is some technical locha. Yes, there is some technical locha which is not letting it happening. ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर आपका है ये अबाउट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये अबाउट 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है. देखो यहाँ पे जो आयरन है वो भी अल्फा आयरन ही होता है, इसके जैसा ही होता है, बट वो अलग टेम्परेचर पे है, इसलिए उसका नाम हम अलग देते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग इट अल्फा, वी से कि दिस इज डेल्टा आयरन. ओके, इसको हम डेल्टा आयरन बोलते हैं, डेल्टा फेराइट बोलते हैं. तो आपसे इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि कंसीडर द फॉलोइंग टेम्परेचर रेंजेस. क्या रूम टेम्परेचर पे बीसीसी होता है? बिल्कुल होता है, ये तो होता ही होता है. 0 से 910 में होता है क्या? देखो तो 0 से 910 में, यस, अप टू 910 दिस होल इज बीसीसी ओनली, राइट माय डियर. तो ये भी है सही. देन कहता है 910 टू 1400. देखो 910 टू 1400 इस रेंज में ये जो पूरा यहाँ आपको दिख रहा है, ये पूरा अंदर ये गामा आयरन होता है एक्चुअली. ओके डियर, दिस इज गामा आयरन ऑस्टेनाइट. एफसीसी स्ट्रक्चर होता है इसका, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है इसका. इसका माइक्रो स्ट्रक्चर बीसीसी नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. देन 1400 टू बिलो मेल्टिंग पॉइंट. यस, लुक एट दिस, 1400 टू बिलो मेल्टिंग पॉइंट. इस रेंज में भी क्या है? ये डेल्टा आयरन ही है. उस रेंज में भी क्या है? वो डेल्टा आयरन ही है दोस्त. डेल्टा आयरन का भी माइक्रो स्ट्रक्चर जो है, डेल्टा आयरन का भी जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो डियर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ही होता है. गामा आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है. अल्फा आयरन का भी माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो बीसीसी है डियर. ठीक है, हाँ शुभम कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, फोन कर लीजिएगा. ठीक है, ओके, चलो डियर, चलो. तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हमें पता चल गया कि ये 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है. ये किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए. क्लियर है? चलो, ओके. द माइक्रो स्ट्रक्चर, मेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. ओके, सब्सक्राइब करके सीखो और अच्छे से सीखने में आएगा. इधर रहा RK007 कोड यूज कर लेना, मजा आ जाएगा और भी ज़्यादा अमित. ठीक है, यस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस रेफरल कोड व्हेन यू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी एंड स्टार्ट लर्निंग विथ मी. ओहो, तुम प्लस में हो तब तो मज़ा ही आ जाएगा और भी ज़्यादा, तब तो मज़ा ही आ जाएगा. इस क्वेश्चन को फिलहाल देखो. द माइक्रो स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ परलाइट फॉर Fe3C डायग्राम कंसिस्ट्स ऑफ. Fe3C डायग्राम में परलाइट क्या होता है? देखो परलाइट ये होता है, मैं दिखाता हूं, जरा वापस आते हैं. देखो यहां पे कार्बन का परसेंटेज होता है 0.76. ठीक है, इस तरफ यहां पे तो ये 100% आयरन है, यहां पे ये 100% आयरन कार्बाइड है, और फिर दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि यहीं पे ये 6.67% कार्बन है. ओके, पूछ रहा है परलाइट क्या होता है, ये पूछा है इन्होंने इस क्वेश्चन में. देखो मान लो कि ये x है, ये x डैश है. x पे अगर एक पॉइंट यहाँ x डैश एक्सिस पे a ले, और यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम b ले लें, तो क्या होगा देखना जरा. a पे एट पॉइंट a माय डियर जो ग्रेन्स होंगे ना, वो एंटायरली यहाँ पे गामा के ग्रेन्स होंगे.
ये जो ग्रेन्स होंगे यहाँ पे वो इंटायरली ये गामा के ग्रेन्स होंगे, ठीक है, ये गामा आयरन होगा, यहाँ पे इंटायरली ये गामा होगा। बट देखो जब आप नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे, इस पॉइंट पे पहुंच गए, जब ये पॉइंट हमारा कहलाता है इस डायग्राम पे यूटेक्टोइड पॉइंट। ये टेम्परेचर जो यहाँ होता है ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही यूटेक्टोइड पॉइंट से नीचे आओगे और आप आ जाओगे कहाँ, पॉइंट बी पे, तो जैसे ही यहां से आप नीचे जाना स्टार्ट करोगे, जैसे ही यहां से यूटेक्टोइड पॉइंट मतलब 723 से नीचे जाना स्टार्ट करोगे, तो होता क्या है 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक या उसके ऊपर गामा स्टेबल है, 723 तक या इसके ऊपर गामा स्टेबल है, गामा आयरन FCC। लेकिन जैसे ही उसके नीचे आप जाओगे दोस्तों, जैसे ही उसके नीचे आप जाओगे दोस्तों, तो क्या होगा, एज सुन एज यू कम डाउन, जैसे ही आप नीचे आओगे तो देखोगे क्या, देखो 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा आयरन में कार्बन की जो यहां मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वो है 0.022%। बट यहां पे जो कार्बन है वो तो एक्स्ट्रा कार्बन है, कितना एक्स्ट्रा है 0.76 माइनस 02, मतलब 0.74% कार्बन वहां एक्स्ट्रा है, कहां, इस पॉइंट पे। जैसे ही ये कार्बन एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा कार्बन क्या करेगा, व्हाट विल द एक्स्ट्रा कार्बन डू, एक्स्ट्रा कार्बन क्या करेगा दोस्तों, मैं बताता हूं क्या करेगा वो। दैट एक्स्ट्रा कार्बन माय डियर, व्हेनेवर द solubility of carbon in iron, कार्बन का solubility आयरन में जैसे ही 6.6% से ज्यादा, सॉरी जैसे ही solubility लिमिट से ज्यादा होता है तो जो एक्सेस कार्बन है वो सीमेंटाइट बना लेता है, सीमेंटाइट मतलब आयरन कार्बाइड बना लेता है, Fe3C बना लेता है। तो जैसे ही इस पॉइंट के नीचे आओगे ना तो ठीक है 0.022% कार्बन जो है वो तो प्योर आयरन के एटम्स के बीच में होने वाले इंटरस्टिशियल साइट्स पे रहेगा, बट जो एक्स्ट्रा 0.74% कार्बन है उसके साथ क्या होगा मेरे दोस्तों, जो एक्स्ट्रा 0.74% कार्बन है वो वहां सीमेंटाइट बना लेगा। इसलिए जब आप इस पॉइंट के नीचे आओगे और यहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको अब ये दिखेगा कि ये जो गामा आयरन है ये डिकम्पोज हो गया यहाँ पे, और डिकम्पोज होके एट ए टाइम क्या बनाया, यहाँ अल्फा आयरन भी बनाया, और जो एक्स्ट्रा कार्बन था वो एक्स्ट्रा कार्बन कुछ आयरन को वहां से तोड़ दिया और वो सीमेंटाइट बना लिया। एक्स्ट्रा जो वहां पे था वो वहां पे कुछ कार्बन को तोड़ दिया, कुछ आयरन को वहां से तोड़ दिया और वो बना लिया सीमेंटाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, ऐसे ऐसे ना डार्क और व्हाइट लेयर्स दिखेंगे, डार्क और लाइट लेयर्स दिखेंगे। यहाँ पे जो ये डार्क लेयर्स दिखेंगे ये सीमेंटाइट के लेयर्स दिखेंगे, और जो यहाँ पे आपको ये व्हाइटिश टाइप के लेयर्स दिखेंगे, जो अंदर में व्हाइट टाइप का जो लाइट टाइप का लेयर है ये अल्फा आयरन का लेयर होगा दोस्त। ये लेयर बाय लेयर फॉर्म हो जाएगा, ये लेयर बाय लेयर फॉर्म हो जाएगा, ये लेयर बाय लेयर फॉर्म हो जाएगा। इसको आप कहोगे कि ये लैमेलार है, इसलिए क्योंकि ये लेयर बाय लेयर फॉर्म हो चुका है। इस लेयर बाय लेयर में एक लेयर जो लाइट लेयर है, अंदर व्हाइट कलर वाला लेयर है, वो किसका है, अल्फा आयरन का। जो डार्क लेयर है वो किसका है, सीमेंटाइट का है। साफ साफ मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से आपको देखोगे कि स्पेसिमेन को उठा के यहाँ पे तो ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या है, एक अल्फा आयरन का लेयर है, दूसरा सीमेंटाइट का लेयर है। ये लेयर बाय लेयर है, इसको हम लैमेलार बोलते हैं। लेयर बाय लेयर होने की वजह से इसको हम लैमेलार बोलते हैं। और जिसको कट करोगे ना तो यहां कट सेक्शन का अपीयरेंस ऐसा दिख रहा है अगर आपको, और एक पर्ल ले लो, पर्ल PEARL पर्ल, उसको काट दो, उसका भी इसी तरीके का लेयर बाय लेयर दिखेगा। इसीलिए यहां जो ये बन रहा है इसका नाम हम कहते हैं कि ये परलाइट है। परलाइट में क्या होता है, अल्फा आयरन होता है और सीमेंटाइट होता है। व्हाट इज देयर इन द परलाइट, अल्फा आयरन है और सीमेंटाइट है। तो इसका मतलब यहां पे अगर देखोगे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है परलाइट क्या होता है, तो परलाइट जो है वो होता है कार्बन डिजॉल्व इन बॉडी सेंटर्ड अल्फा आयरन एंड, ये यहां पे गलत टाइप हुआ है, एंड Fe3C, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज परलाइट डियर। इसी को हम क्या कहते हैं, परलाइट कहते हैं। क्लियर है, चलो
लिक्विड प्लस सॉलिड ऑन कूलिंग कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड रिएक्शन इज नोन एज, एक्चुअली इसको हम पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। कहाँ होता है ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन? ये आपको आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में बहुत आसानी से दिख जाएगा। देखो यहाँ पे जो एक कार्बन का परसेंटेज है ना, ये होता है 0.16%। दिस कार्बन परसेंटेज 0.16%। ओके डियर, 0.16%। अब देखो ये ऊपर में अगर देखोगे, इस पूरे लाइन के ऊपर अगर वहां देखोगे तो ये पूरा लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन इस रीजन में ये लिक्विड प्लस डेल्टा होगा। डेल्टा सॉलिड होगा और फिर लिक्विफाइड स्टील, यहाँ लिक्विफाइड आयरन होगा, लिक्विफाइड स्टील होगा। इसको जब यहाँ ठंडा करोगे तो ये गामा बन जाएगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये पेरिटेक्टिक पॉइंट है। ठीक है, ये पेरिटेक्टिक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट इज पेरिटेक्टिक पॉइंट। और पेरिटेक्टिक पॉइंट पे क्या होता हुआ देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जो ये लिक्विड प्लस गामा था, मतलब लिक्विड था प्लस एक सॉलिड था, उसको जब हमने ठंडा किया तो वो एक दूसरा सॉलिड बन गया। एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, लिक्विड है प्लस डेल्टा आयरन है जो कि एक सॉलिड है, ठंडा करते हो तो ये क्या बन जाता है, गामा आयरन बन जाता है। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन को यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, एक लिक्विड एक सॉलिड मिलता है जब, तो ये दूसरा सॉलिड बनाता है और इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। उस पॉइंट पे जो होता है उसको हम पेरिटेक्टिक पॉइंट कहते हैं डियर। ओके, ऑल ऑफ यू, डिड यू गेट इट? यस, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। आज तो गणेश भी आया है क्लास में। चलो, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या करता है, कोरिलेट्स द माइक्रोस्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन, इंडिकेट्स द फेज चेंज अकरिंग ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग, is made by plotting carbon percentage on x axis and temperature along y axis, all of the above। क्या आंसर दोगे? सारा का सारा आपका करेक्ट आंसर है। माइक्रोस्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज बताता है स्टील का और कास्ट आयरन का, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम फेज चेंज कैसे अकर हो रहा है गर्म करने पे ठंडा करने पे वही बताता है। कार्बन परसेंटेज को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ये सारा का सारा आंसर यहाँ पे सही है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, परलाइट फेज इन एन आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम इज, आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम में परलाइट फेज क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। परलाइट फेज आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम में क्या है? राजकुमार का आंसर आया है सी, और ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि देखो देखो यहां परलाइट एक्चुअली एग्जैक्टली यहीं पे बनेगा। 0.76% कार्बन का अगर कंपोजिशन होगा तभी आप गामा को ठंडा करोगे तो पारलाइट बनेगा। इस तरफ बनता है प्रोयूटेक्टोइड फेराइट प्लस पारलाइट, इस तरफ बनता है प्रोयूटेक्टोइड सीमेंटाइट प्लस पारलाइट। इस रेंज में देखोगे यहां तो ये बनेगा प्रोयूटेक्टोइड सीमेंटाइट प्लस पारलाइट, इस रेंज में बनेगा प्रोयूटेक्टोइड फेराइट प्लस पारलाइट। यहीं पे एग्जैक्टली अगर देखोगे तो ये प्योर पारलाइट बनेगा 0.76% कार्बन पे। ये पॉइंट को यूटेक्टोइड पॉइंट कहते हैं। इसीलिए आप ये भी तो देख रहे हो पारलाइट में अल्फा होता है और Fe3C होता है, पारलाइट में अल्फा होता है और Fe3C होता है दोस्तों, है ना। तो एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? अल्फा और Fe3C का मिक्सचर है। अल्फा का माइक्रोस्ट्रक्चर BCC होता है, सीमेंटाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर ऑर्थोरोहम्बिक होता है, और ये जो आपका पारलाइट है वो क्या है? एक यूटेक्टोइडल मिक्सचर है, क्योंकि ये रिजल्ट गामा आयरन को ठंडा करने पे तभी आएगा जब कार्बन का परसेंटेज एग्जैक्टली 0.76% हो। ठीक है दोस्त, चलो
आगे बढ़ते हैं। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। फेज डायग्राम पे वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, आ गए, यहां आ गए। हाँ चलो देखो, ये रेंज में यहां से लेकर के यहां तक जो आपको दिख रहा है ये पूरा स्टील है, और यहां से यहां तक जो दिख रहा है पूरा ये कास्ट आयरन है। इसमें भी ये यूटेक्टोइड पॉइंट कहलाता है। यहां तक का जो स्टील है मान लो ए, ये वाला रेंज में जो स्टील है वो मान लो बी। ए को हम कहते हैं यहां हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, बी को हम कहते हैं यहां हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, और जो यहाँ पे सी है दोस्तों, सी है, और यहाँ पे क्या है डी है, डी है, ये पूरा यहाँ पे परसेंटेज जो है 2.1% है, यहाँ पे ये 4.3% है। ये जो पॉइंट यहाँ होता है इसको हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। तो 2.1 से लेकर के 6.67 तक ये पूरा कास्ट आयरन है, बट इसमें से जो सी है वो यूटेक्टिक पॉइंट से कम परसेंटेज वाला कास्ट आयरन है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। और डी को बोलते हैं, उसका परसेंटेज जो कार्बन का है उसमें वो तो यूटेक्टिक पॉइंट वाले कंपोजिशन से ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। समझ में आया परसेंटेज का खेल क्या क्या है? हाइपो यूटेक्टोइड स्टील में अप टू 0.76% कार्बन, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में 0.76 से 2.1% तक कार्बन, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन में 2.1 से 4.3% तक का हमारा क्या है कास्ट आयरन, और 4.3 से 6.67 वाले को हम कहते हैं हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन दोस्तों। तो अब मैच दी फॉलोइंग करना है, वो हम कर देते हैं यहाँ पे आके। कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, तो इसमें लेस देन 0.76 होना चाहिए। तो देखो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो ऑप्शन लिख लेना चाहिए। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील का ये हो जाएगा 4th, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील का हो जाएगा 3, और हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन का हो जाएगा 2, और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन का हो जाएगा 1। तो 4, 3, 2, 1 कहाँ है? यहां है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। एन आयरन कार्बन बाइनरी एलॉय हैज 0.5% कार्बन बाई वेट। An iron carbon binary alloy has 0.5% carbon by weight. An iron carbon binary alloy has 0.5% carbon by weight. What is this alloy called as? 0.5% है, तो ये 0.76% से तो कम है ना। 0.76% से कम वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपो यूटेक्टोइड बोलते हैं, क्योंकि वो यूटेक्टोइड से कम है। वाह कमल, वेरी नाइस, ऑसम। चलो सुनो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वेरी नाइस, ऑसम। चलो, यूटेक्टोइड रिएक्शन अकर्स एट, अभी अभी देखा था फेज डायग्राम पे ना आपने, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था। देखो फिर से देख लेते हैं, घबराओ मत। ये देखो 723, ये वाला पॉइंट यूटेक्टोइड, यहाँ क्या हो रहा है? गामा आयरन ठंडा होकर के परलाइट बन जा रहा है, जो कि मिक्सचर है अल्फा प्लस Fe3C का। उसी को हम कहते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन, जो कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो हमने क्या आंसर कर दिया? 723। यूटेक्टोइड रिएक्शन जहां पे गामा आयरन को ठंडा करने पे ये बन जाता है, डिकम्पोज हो जाता है दो सॉलिड में, एक अल्फा में और दूसरा Fe3C में। अल्फा मतलब अल्फा आयरन, BCC आयरन, Fe3C मतलब सीमेंटाइट। ये मिक्सचर को हम कहते हैं परलाइट। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। समझना है अगर तो सब्सक्रिप्शन ले लो। जी हाँ, आनंद आ जाएगा। रेफरल कोड RK007 यूज करो, डिस्काउंट पाओ और मेरे पर्सनल गाइडेंस में आ जाओ। The eutectoid of carbon in iron above lower critical temperature when cooled results in, बता सकते हो?
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। शब्दों में लिखा है ना, शब्दों में जो बातें लिखी जाती हैं वो अच्छी बातें होती हैं, खतरनाक बातें होती हैं वो। देखो यहाँ आपका जो ये आयरन कार्बाइड डायग्राम का एक हिस्सा है, मैं उस हिस्से को दिखा रहा हूँ। वो हिस्सा आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब कह रहा है द यूटेक्टोइड ऑफ कार्बन इन आयरन अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन 723 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म वाला जो लाइन है, इसी को बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे गामा एग्जिस्ट करेगा। अब कह रहा है यूटेक्टोइड ऑफ कार्बन, यूटेक्टोइड ऑफ कार्बन मतलब एग्जैक्टली इस परसेंट वाला कार्बन, 0.76% वाला कार्बन, ठीक है। इसको जब हम ठंडा करेंगे तो क्या बनता है, साफ साफ शब्दों में अभी अभी मैंने डिस्कस करके बताया था, अल्फा और Fe3C एग्जैक्टली यहाँ पे बनता है। इस मिक्सचर को हम परलाइट कहते हैं, जिसका नाम ना लिख करके इन्होंने अलग अलग नाम लिखा, फेराइट एंड सीमेंटाइट लिखा। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, मेरा तो राइट हुआ ना, आपका रॉन्ग हुआ या मेरा रॉन्ग हुआ? मेरा तो राइट हुआ। कोई नहीं कमल, अगले क्वेश्चंस और भी है। बताओ इसका क्या होगा, लिख लो ABCD यार, ABCD लिख लो। परलाइट के बारे में बात की जा रही है कि परलाइट क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड ब्रिटल सीमेंटाइट इन फाइनली डिस्पर्स्ड फेराइट अल्टरनेट लेयर ऑफ सीमेंटाइट फेराइट। पकड़ में आ गया, एक का तो आर ही होगा। और सुनो, ऐसे क्वेश्चंस जब मिले, ऐसा कैसे कह रहे हो कमल गोगवानी यार, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं भी मनुष्य हूं, मनुष्य से गलतियां होती हैं, मैं बहुत बार गलत होता हूं यार, बोलता हूं कभी कभी मैं 0.76 और लिखता हूं कभी कभी मैं 1.2, ऐसा होता है मेरे साथ। तो चलो, अब तो ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही गायब हो गए, सी और डी पे तो ध्यान भी नहीं देना है हमें। अब आ गया मार्टेंसाइट और फिर है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट तो जानते हो यार, गामा को कहते हैं। कैन एग्जिस्ट ओनली अबव 723, मतलब सी का आंसर तो एग्जैक्टली एस होगा। देख लो सी का आंसर एस किस में है, ए में है, तो दो ही जानते हो तो आंसर कर लिया। बट यहाँ तो हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं ना, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं, तो पढ़ने आए हैं तो देखेंगे क्या सब है। पूछ रहा है मार्टेंसाइट के बारे में। मार्टेंसाइट जानते हो, टीटीटी डायग्राम जब पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा, यह हार्डेस्ट नोन फेज ऑफ स्टील है। क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा रेट पे अगर इसको ठंडा करोगे तब मार्टेंसाइट पड़ेगा। अब ये क्रिटिकल कूलिंग रेट वगैरह जो है, टीटीटी डायग्राम वगैरह है, वो मैंने एक फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे पहले से ले रखा है, वहां जाके सर्च करना मेरे बारे में, मुझे ढूंढना फ्री स्पेशल क्लास में, और मेरे स्पेशल क्लासेस में से टी डायग्राम को ढूंढ लेना, मार्टेंसाइट की बहुत खतरनाक जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये मार्टेंसाइट क्या है ना, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल फेज होता है, समझे। तो बी का तो पी होगा ही, बी का तो पी होगा ही। यूटेक्टोइड तो 0.76 वाला होता है ना, यूटेक्टोइड तो 0.76 वाला होता है। और यहाँ पे होता क्या है, यूटेक्टोइड पॉइंट पे अभी पीछे आ जाओ, ये यूटेक्टोइड पॉइंट है, यहाँ पे ऊपर गामा है, इधर जानते हो अल्फा प्लस गामा होता है, नीचे अल्फा प्लस Fe3C तो है ही, और इधर होता है गामा प्लस Fe3C। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस तरफ से गामा है एक फेज, इस तरफ से अल्फा और गामा है, तो गामा पहले ही काउंट हो चुका है, यहाँ पे अल्फा 2 फेज, इधर से काउंट करोगे तो गामा पहले ही काउंट चुके हैं, Fe3C नया आया 3 फेज, और इधर से देखोगे तो अल्फा और Fe3C है जो दोनों पहले ही काउंट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे कितने फेजेज होते हैं, 3 फेजेज होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, ये यूटेक्टोइड में क्या होता है कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बनाता है बिटवीन 3 सॉलिड फेजेज विच आर अल्फा
गामा एंड Fe3C, अल्फा है, गामा है और Fe3C है ये, तो डी का आंसर हो जाएगा टी। तो डी का आंसर हो गया टी, RPST, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। एक बात और बता दूं, जब इतना पढ़ ही रहे हो तो ये यूटेक्टोइड पॉइंट जो है ये इनवेरिएंट पॉइंट है। इनवेरिएंट पॉइंट मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे 0 होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा यहाँ C-P+1 होगा। कंपोनेंट कितने हैं? 2 हैं, एक आयरन है, आयरन कार्बाइड है, या फिर आयरन है, कार्बन कह लो, माइनस नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं यहाँ? 3 है, +1 करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 0 आएगा। तो यूटेक्टोइड पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। चलो अल्फा आयरन को क्या बोलते हो? फेराइट बोलते हो। तो ए का 3 हो गया। आयरन कार्बाइड हैविंग क्रिस्टल्स लैटिस विथ 3 आयरन एंड 1 कार्बन एटम। आयरन कार्बाइड Fe3C, 3 आयरन एंड 1 कार्बन एटम, ऑर्थोरोम्बिक माइक्रोस्ट्रक्चर, सीमेंटाइट कहलाता है दोस्तों। बी का हो गया 4। ठीक है, फिर कहता है BCC प्योर एलोट्रोप ऑफ आयरन इज स्टेबल बिटवीन 1388 एंड इज मेल्टिंग पॉइंट एट 1535। ये क्या होता है? ये तो डेल्टा आयरन होता है यार। सी का आंसर 1। अभी तो इसके बारे में डिस्कस किया था हमने, सबसे शुरू में डिस्कस किया था इसके बारे में। 341 किधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है। कर दो आंसर फटाफट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जवानों। कहता है कि आइसोमॉर्फस सिस्टम, यूटेक्टिक सिस्टम, पेरीटेक्टिक सिस्टम, मोनोटेक्टिक सिस्टम, देखो क्या होता है। ABCD तो लिखने आता ही है आपको। चलो ABCD में से क्या क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फस सिस्टम। आइसोमॉर्फस सिस्टम वो होता है, जैसे कॉपर निकेल एक आइसोमॉर्फस सिस्टम है, वो किसी भी कंपोजिशन के लिए, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो, दोनों में वो फुल्ली सॉल्युबल होगा। दोनों में वो फुल्ली सॉल्युबल होगा मेरे दोस्तों, दोनों में वो फुल्ली सॉल्युबल होगा, वो लिक्विड स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो, किसी भी कंपोजिशन के लिए। तो आइसोमॉर्फस सिस्टम 3, जैसे कॉपर निकेल आइसोमॉर्फस सिस्टम है ये। ए का हो जाएगा 3, ये तो श्योर है। आई अरे ये इनसॉल्युबल लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, ये ऐसा भी एग्जाम में करते हैं। ये इनसॉल्युबल लिख दिया था, बहुत बहुत बदमाश था यार ये, है ना। देखो गलतियां कैसे करवाता ये इनसॉल्युबल लिख दिया है बीच में। किलर बॉय आ गया। फिर देखो तुम क्या करने आया जी? कहता है हेलो सर, बोलो किलर। सुनो चलो फिर से देखते हैं। हाँ ये ए का 4 दिया हुआ है, कंप्लीटली सॉल्युबल इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ए का आंसर हो गया 4। चलो यूटेक्टिक सिस्टम, यूटेक्टिक सिस्टम, यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या हो रहा था? देखो 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 मैं दिखाता हूं। चलो फेज डायग्राम पे वापस चलते हैं। चलो जवानों फेज डायग्राम पे वापस चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यूटेक्टिक पॉइंट यहाँ पे है, इसके ऊपर ये पूरा लिक्विड होता है, नीचे जब आता है तो ये गामा प्लस Fe3C में डिकम्पोज करता है। गामा आयरन FCC होता है, सीमेंटाइट ऑर्थोरोम्बिक होता है। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं लीडेबुराइट। मतलब एक लिक्विड 2 सॉलिड में डिकम्पोज हो जाता है, कहां? यूटेक्टिक पॉइंट पे। ठीक है, चलो ये एडवर्टीजमेंट है, सही बोल रहे हो किलर बॉय। तो यूटेक्टिक पे कहां लिख रहा है कि एक लिक्विड 2 सॉलिड बनता है? देखो तो जरा हाँ, 2 metals are completely soluble in liquid state and completely insoluble in solid state। देखो यही है आपका यूटेक्टिक सिस्टम, यही है आपका यूटेक्टिक सिस्टम। देखो यहाँ वापस चलते हैं, वहां क्या दिख रहा था? इस तरफ से एक लाइन था, इस तरफ से एक लाइन था ना ऐसा। यहाँ पे लिक्विड था, इसके नीचे लेकिन क्या हो जा रहा था? गामा प्लस Fe3C। ये अलग था, ये अलग था, 2 अलग फेज थे। लिक्विड में तो दोनों फुल्ली सॉल्युबल थे, लेकिन सॉलिड स्टेट में दोनों क्या है? इनसॉल्युबल है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। इसलिए बी का आंसर हो गया 3।
पेरिटेक्टिक सिस्टम कह रहा है, पेरिटेक्टिक सिस्टम दिखाया था ना ऊपर टॉप पे 0.16% कार्बन पे, वहां क्या हो रहा था पेरिटेक्टिक पॉइंट पे, आप देख रहे थे ना। इस तरह का जो डायग्राम मैंने बनाया था, यहाँ लिखा था 1400, यहाँ लिखा था 1535, और ये टेम्परेचर यहाँ पे जो है ये है 1495 के आसपास। यहाँ पे एक ऐसा आया था ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट। इस तरफ इसमें जो होता है, इसमें जो होता है ये होता है लिक्विड प्लस डेल्टा। इसको जब ठंडा करते हो तो इस तरफ ये क्या बन जाता है, ठंडा करते हो तो ये गामा, ये रिएक्शन भी वहां लिख के मैंने दिखाया था, एक लिक्विड एक सॉलिड मिलके एक तीसरा सॉलिड बनाता है। वन लिक्विड एंड अनदर सॉलिड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सॉलिड, है ना। तो पेरिटेक्टिक का आंसर तो हमारा हो गया 2, सी का आंसर हो गया 2, बचा क्या 1 कर दो ना। मोनोटेक्टिक सिस्टम ये अलग अलग फेज डायग्राम पे दिखेगा, अलग अलग तरह का सिस्टम, मोनोटेक्टिक ही नहीं और भी सिस्टम है, सिंटेक्टिक सिस्टम है, पेरिक्टोइड सिस्टम है। ये कहाँ दिखता है, पेरिटेक्टोइड में बोल रहा था, अलग अलग फेज डायग्राम पे दिखता है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लिए हुए हो तो आने वाला जो क्लासेस है उसमें और भी जो ये पॉइंट्स है इसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप इसको तो याद रख सकते हो। तो 4321 ऑप्शन नंबर डी है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है लेट मत करो, RK007 रेफरल कोड यूज करो, फटाफट एडमिशन ले लो, वापस आ जाओ। यूटेक्टिक सिस्टम, 2 एलिमेंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट होता है ना, अभी भी तो समझाया था मैंने। अरे किलर बॉय आज अपना राज खोल दो ना, तुम हो कौन, खोल दो, तुम तो रोज आते ही हो, आज राज को राज मत रहने दो, बता दो कि तुम हो कौन। चलो, लेकिन यूटेक्टिक सिस्टम में सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, अभी अभी समझाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। यूटेक्टिक रिएक्शन फॉर आयरन कार्बन सिस्टम अकर्स एट, आयरन कार्बन सिस्टम के लिए यूटेक्टिक रिएक्शन कहां अपीयर होता है, 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यहां जो टेम्परेचर है ये, ऋषिकांत तो डिलीट कर दिया मैसेज, ये जो टेम्परेचर यहां दिख रहा है आपको, यहां ये यूटेक्टिक पॉइंट है, ये होता है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यस वासु, यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं जवानों, ठीक है। यूटेक्टिक रिएक्शन 1147 पे होता है। तो ये कैसे याद रखेगा, फेज डायग्राम को बार बार ड्रॉ करो, जहां जगह मिले ना वहां पे, कुछ भी जरूरी नहीं है कि हमेशा प्यार से सब कुछ एक ही जैसा जैसा दिखता वैसा दिखने वाला, कुछ भी बना दो यार, लेकिन बनाओ जरूर, है ना, कुछ भी करो लेकिन करो जरूर। ऐसे कर दो, बन गया फेज डायग्राम, सबका परसेंटेज लिख दो, हो गया। बार बार करोगे फेज डायग्राम याद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग पेरिटेक्टिक सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, अभी बताया था ना पेरिटेक्टिक पॉइंट पे क्या हो रहा था, देखो देखो देखो, ऐसा था, इसके ऊपर डेल्टा प्लस लिक्विड था, इसके नीचे क्या हो जा रहा था, गामा हो जा रहा था। यस, वन लिक्विड कंबाइंड विथ अनदर सॉलिड टू फॉर्म अ न्यू सॉलिड, ए है आंसर। अनमोल आरजे सर यू आर बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और टीजी गलत आंसर दिया तो डिलीट भी किया क्या प्रणव भी पीछे कोई गलत आंसर दिया था, वो भी डिलीट किया, रिट्रैक्ट हो गया मैसेज, मैसेज रिट्रैक्टेड। धन्यवाद अनमोल भाई। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये किलर बॉय भारे किलर, तुम बताएगा तुम कौन है, यूट्यूब वालों से बात करूं मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, परलाइट इन आयरन कार्बन सिस्टम इज ए। हाँ, परलाइट आयरन कार्बन सिस्टम में क्या है, हमने तो पढ़ा था कि वो एक मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर है ना।
तो फेज कंसिस्टिंग ऑफ, पहले ऑप्शन में लिखा है फेराइट एंड सीमेंटाइट एट रूम टेम्परेचर। मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट एट रूम टेम्परेचर, दोनों में इतनी बातें तो सेम है ना, दोनों में इतनी बातें तो सेम है। यहां लिखा है मैकेनिकल मिक्सचर, यहां लिखा है फेज। क्या परलाइट एक फेज है? नहीं बाबा, नहीं। पहले दिन इसने ट्रबल किया था काफी रमेश, पहले दिन इसने ट्रबल किया था। और भी कहीं करता है क्या ट्रबल? ये कुछ है क्या जानकारी इसके बारे में? ये फेज नहीं है। अल्फा प्लस Fe3C परलाइट जो है ये फेज नहीं है, ये अल्फा और Fe3C का मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? रूम टेम्परेचर पे भी ये मिक्सचर ऐसा ही रहता है, मैकेनिकल मिक्सचर है ये, मैकेनिकल मिक्सचर, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर थोड़ी ना है, यूटेक्टिक मिक्सचर तो 1147 पे बनेगा, है ना। यूटेक्टिक मिक्सचर होता है लीडेबुराइट। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है? लीडेबुराइट, अभी बताया था ना मैंने, गामा प्लस Fe3C, ये है आपका यूटेक्टिक मिक्सचर। तो आंसर आप क्या देंगे? बी देंगे, बी भाइयों, बी देंगे, बी भाइयों, यस। अब किलर बॉय लिखा है नो सर, और फिर रिट्रैक्ट कर लिया मैसेज को। इसको ढूंढो, इसको किलर बॉय को किल कर दो इसको। इंक्रीज ऑफ फेराइट फेज इन स्टील इंक्रीजेस, फेराइट फेज को बढ़ाएंगे तो स्टील में क्या बनेगा? देखो, स्टील मोस्टली कंपोज्ड ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। फेराइट रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, सीमेंटाइट रिलेटिवली हार्ड होता है, ठीक है। अब देखो, फेराइट जो है उसमें भी कार्बन होता है। इफ यू वांट आई कैन ब्लॉक हिम, प्लीज। नो नो नो, रहने दो अभी। वो परसों बदमाशी कर रहा था, आज रमेश वो बदमाशी नहीं कर रहा है, ठीक है। आज ठीक है, तो छोड़ दो उसको, मत करो ब्लॉक। बालक है, अबोध है, अभी धीरे धीरे उसको बुद्धि आ रही है। 1-2 दिन परेशान किया था, बट मैंने ऐसा ज्ञान दिया ना उसको कि वो परेशान करना छोड़ दिया है किलर बॉय। हाँ देखो, इंक्रीज ऑफ फेराइट फेज इन स्टील इंक्रीजेस, फेराइट फेज में को हम अगर बढ़ाएं स्टील में तो क्या होगा? देखो सुनो, मैं बताता हूं, जरा सुनो, जरा बताता हूं। सीमेंटाइट जो है वो हार्ड होता है, ऑर्थोरोहम्बिक इसका माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑर्थोरोहम्बिक इसका माइक्रो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये हार्ड होता है सीमेंटाइट। और स्टील के हार्डनेस के लिए सीमेंटाइट ही तो जिम्मेदार है। सीमेंटाइट की मात्रा देखो, फेज डायग्राम पे जितना बढ़ाते चले जाओगे, राइट हैंड साइड को मूव करोगे आप, राइट हैंड एक्सट्रीमिटी की तरफ, तो सीमेंटाइट की मात्रा स्टील में मतलब बढ़ रही है, अल्फा आयरन की मात्रा घट रही है। क्योंकि फेज डायग्राम पे क्या रखते हो? लेफ्ट हैंड एक्सट्रीमिटी पे अल्फा आयरन रखते हो, राइट हैंड एक्सट्रीमिटी पे सीमेंटाइट रखते हो 100%। तो राइट की तरफ बढ़ोगे तो फेराइट मतलब अल्फा घटेगा, सीमेंटाइट बढ़ेगा, मतलब स्टील का हार्डनेस बढ़ता चला जाएगा। सीमेंटाइट जनरली हार्डनेस के लिए, ब्रिटलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीमेंटाइट स्टील के ब्रिटलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फेराइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखो, फेराइट रिलेटिवली सीमेंटाइट के बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, रिलेटिवली सीमेंटाइट के बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और फेराइट में जो ये अल्फा आयरन के जो एटम्स हैं ना, इनके इंटरस्टिशियल साइट्स पे क्या बैठा होता है? कार्बन एटम बैठा होता है। ऐसा नहीं है कि अब फेराइट में कार्बन नहीं है, लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, वो सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्म में है। कार्बन यहां इंटरस्टिशियल साइट पे बैठा रहता है दोस्तों। ये कार्बन यहां पे स्ट्रेंस क्रिएट करता है, जिससे कि डिसलोकेशन के मूवमेंट में बाधा आती है। तो फेराइट स्ट्रेंथ के लिए तो जिम्मेदार होता ही है, साथ के साथ अगर सीमेंटाइट की मात्रा कम हो जाए और फेराइट की मात्रा बढ़ जाए, फेराइट रिलेटिवली सॉफ्ट भी होता है, तो उस स्टील की डक्टिलिटी रिलेटिवली बढ़ेगी। यहां आपका आंसर वैसे स्ट्रेंथ भी ठीक है, डक्टिलिटी भी ठीक है, बट यहां सबसे बेस्ट आंसर अगर चूज करना होगा तो इसका आंसर आप करना डक्टिलिटी। जी हाँ,
यस प्रणव, वेरी नाइस, ऑसम डियर। चलो, कहता है ए 60C प्लेन कार्बन स्टील हैज एप्रोक्सीमेटली, 60C प्लेन कार्बन स्टील में एप्रोक्सीमेटली क्या होता है? एनीवन प्लीज आंसर। एनीवन प्लीज आंसर। देखो 60C प्लेन कार्बन स्टील जो है ना, ये 0.6% कार्बन है, मतलब यहां। अब बताओ क्या आंसर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लीवर रूल पता है तो इस सबको आंसर कर दोगे फटाफट। कुछ भी आंसर मत करो, अपने मन से कर रहे हो लगता है सब कुछ आंसर। कुछ भी क्यों आंसर कर रहे हो? कुछ उसके पीछे लॉजिक भी तो बताओ यार। कुछ लॉजिक तो दे सकते हो ना आप। एनी लॉजिक डियर? ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 0.6% तो कार्बन हो गया, वो तो मैंने भी कह दिया। बट मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा कैसे आंसर एग्जैक्टली कह पाओगे? देखो, लीवर रूल अगर लगाने आता है तो कह दोगे। सुनो, यहाँ पे होता है 0.76% कार्बन, ये होता है 0.02% कार्बन, और ये बात कर रहा है 0.6% कार्बन। यहाँ पे ये होता है 100% पारलाइट, यहाँ पे होता है 100% कहेंगे कि ये फेराइट फेज है, क्योंकि ये अल्फा है ना, और यहाँ पे एग्जैक्टली ये पारलाइट बनता है 100%। लीवर रूल लगाना पी क्यू, ठीक है? लीवर रूल लगाना पी एंड क्यू। मान लो आपको निकालना है कि यहाँ पे फेराइट कितना है इस पॉइंट पे, इस ओवरऑल कंपोजिशन 0.6% पे 60C प्लेन कार्बन स्टील, कहने का मतलब है कि 0.6% कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फेराइट की मात्रा अगर निकालनी है या परलाइट की मात्रा निकालनी है, तो लीवर रूल कहता है कि अगर फेराइट की मात्रा निकालनी है तो ओवरऑल से जाना परलाइट की तरफ। अगर परलाइट की मात्रा निकालनी है, वेट परसेंटेज या फ्रैक्शन, तो फिर ओवरऑल से परलाइट की तरफ ना जा करके जाना फेराइट की तरफ। तो फेराइट की तरफ जाओगे तो पी आएगा, डिवाइड कर देना इसको टोटल यहाँ से यहाँ तक के लेंथ के, जिसको हम टाई लाइन कहते हैं। अब इसके लिए बेसिक्स की जरूरत है। कल नहीं, आज ही मैंने एक्चुअली लीवर रूल को आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम पे कैसे अप्लाई करते हैं और ऑसम क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो एक्सेल बैच में पैरेलल करवाया है आज, और आनंद ही आ गया है। समझ में आई बात? आनंद ही आ गया है। तो ये P डिवाइड बाई P प्लस Q हो जाएगा दोस्तों। 0.6 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.76 माइनस 0.02, ये हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 0.74। जरा बताओगे कितना आया ये वैल्यू जरा बताओगे कितना आया है?
कैलकुलेट करके लीवर रूल लगा के निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो 0.78 आया ना, तो 0.78 आया मैंने 78%, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है तो 75% पारलाइट हो गया। अब पारलाइट 75% हो गया तो 100% टोटल है, तो फेराइट कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। वैसे ये कॉन्सेप्ट डीप कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें शानदार तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना है देखना चाहते हो तो आज मैंने इग्नाइट बैच में जो क्लास लिया है उसमें एक न्यूमेरिकल करवाया है लीवर रूल पे, और जो एक्सेल बैच मैंने आज लिया है 5:30 बजे वाला अनअकैडमी पे, उस पे मैंने लगभग 4 या 5 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। उनको कर लोगे तो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये तो फिर यूं लगेगा कि अरे यार ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पारलाइट में पूछ रहा है क्या क्या होता है। पारलाइट में क्या क्या होता है? पारलाइट कोई फेज नहीं है वासु, पारलाइट एक फेज मिक्सचर है, याद रखना फिलहाल ऐसा होता है। चलो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए तो आपको आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम आना चाहिए। A given steel test specimen is studied under metallurgical microscope. Fe3C को यहाँ क्या बोलते हैं? सीमेंटाइट ही तो बोलते हैं। Next, which one of the following sets of constituents is expected in equilibrium cooling of hyper-eutectoid steel? Hyper-eutectoid steel को ठंडा करते हो तो क्या बनता है? देखो याद रखना, यूटेक्टोइड को ठंडा करोगे तो बनेगा पारलाइट। ये भी हम आज के क्लास में हमने डिस्कस किया था। हाइपोयूटेक्टोइड को ठंडा करोगे, हाइपोयूटेक्टोइड को ठंडा करोगे तो बन जाएगा आपका प्रोयूटेक्टोइड फेराइट प्लस पारलाइट। याद रखना, अल्फा डैश का मतलब है प्रोयूटेक्टोइड फेराइट, और हाइपर यूटेक्टोइड को अगर ठंडा करोगे, हाइपर यूटेक्टोइड को अगर ठंडा करोगे तो हाइपर यूटेक्टोइड आपका बनाएगा प्रोयूटेक्टोइड सीमेंटाइट। डैश लगा दिया तो उसको लिखना है प्रोयूटेक्टोइड, समझना है, प्लस पारलाइट, ये बनता है। ठीक है, कह रहा है हाइपर, हाइपर बनेगा मतलब प्रोयूटेक्टोइड सीमेंटाइट प्लस पारलाइट। अब यहां इनके पास बहुत लिखने का इनको मन नहीं किया था, तो हम आंसर कर देंगे बी, सीमेंटाइट एंड पारलाइट। ठीक है, हाँ स्वरूप डे, बिल्कुल नहीं उत्सव नहीं, आपको डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इसके लिए पढ़ना होगा। उत्सव मैंने आज ही पढ़ाया है कि कैसे आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम पे डिफरेंट हाइपो, हाइपर और यूटेक्टोइड स्टील्स जो होते हैं उनको जब हम कूल करते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट से नीचे तो कैसे क्या होता है। हाँ वाशु, उसको फटाफट कंप्लीट करके तब इसको करना। मार्टेनसाइट क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन व्हाट काइंड ऑफ आयरन? अल्फा आयरन। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन। मार्टेनसाइट कर रहे हैं तो अभी और बातें होंगी। हाँ ये बताओ तो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी तो पढ़ा दिया था, ये तो परसों ही पढ़ाया था मैंने सब्सक्रिप्शन वालों को। कंसीडर द फॉलोइंग लेटिन फेज डायग्राम गिवन बिलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंपोजिशन द एलॉय विल हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यहीं पे तो है, देख रहे हो, ये लगभग ये 60% से थोड़ा ज्यादा 62% है ना। तो 62% कौन सा? टिन। 60% टिन, 40% लेड, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में ही। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल क्या होता है? ये कह रहा है सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर इरिटेटिंग यू। कहाँ इरिटेट कर पाते हो, पहले दिन बस थोड़ा सा किए थे, ऐसी गोली तुमको दी कि तुम ठीक हो गए। बी 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 बी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। जानते हो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल को हम बोलते हैं यूटेक्टिक। यूटेक्टिक का मतलब होता है जो इजिली मेल्ट कर जाए। लेड टिन डायग्राम पे 62% पे एक्चुअली, और ये 185 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूटेक्टिक दिखता है, और यही तो आपका सोल्डर एलॉय होता है।
यूटेक्टिक एल्वाइज बहुत अच्छे एल्वाइज होते हैं, है ना, वो एल्वाइज होते हैं लेकिन सॉलिडिफाई प्योर मेटल की तरह होते हैं, इसलिए ये लो टेम्परेचर की जहां जरूरत पड़े वहां पे इसकी बहुत यूज होती है, राइट। जैसे सोल्डरिंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। लीवर रूल कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ फेजेज प्रेजेंट एट एनी टेम्परेचर। लीवर रूल कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ फेजेज प्रेजेंट एट एनी टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। लीवर रूल इज restricted to estimate relative phases only if they are solid phases। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि लीवर रूल केवल सॉलिड फेज में ही थोड़ी ही बताता है कि कितना क्या किसका अमाउंट है। अरे यार, कॉपर निकल डायग्राम में भी तो आप लगाते हो ना लीवर रूल। आइसोमॉर्फस में कॉपर होता है, मेल्ट करता है 1085 पे, निकल मेल्ट करता है 1453 पे, ऐसा बनता है ना हमारा डायग्राम, है ना। यहां भी तो लीवर रूल लगाते हो, टू फेज रीजन में ये लिक्विड होता है प्लस सॉलिड होता है, इस रीजन में लीवर रूल लगता है ना। तो यहां कहता है केवल सॉलिड फेजेज में, ओनली इफ दे आर सॉलिड फेजेज। ये गलत करवा दे रहा है यार इसको, तो रीजन गलत हो गया। रीजन जब भी गलत हो जाता है तो एक ही आंसर होता है सी, और पहले तो ये तो सही था ही, समझे दोस्तों। यस, तो ये तो मैं BCTQ करवा रहा हूं, मटेरियल साइंस का BCTQ खत्म करते ही बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कल जो मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को, बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोग लीवर रूल पढ़ के आइएगा अच्छे से, समझ के, जहां से भी आप पढ़े हैं। नहीं समझ में आया है लीवर रूल अच्छे से कैसे लगाया जाता है, घबराओ मत, RK007 रेफरल कोड यूज करो, फटाफट आप सब्सक्रिप्शन लो, मेरे गाइडेंस में फटाफट आ जाओ। रियल फील क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का वो मिलेगा आपको अनअकैडमी पे अंडर माय गाइडेंस, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है गाइस। चलो, तो कल के सेशन में 10 बजे फिर मिलते हैं। कहता है आपका लीवर रूल वाला वीडियो खून में घुस गया है, स्पेशल क्लास वाला। बाबुल, मैंने स्पेशल क्लास में लीवर रूल लिया था क्या? कहता है लीवर रूल खून में घुस गया, स्पेशल क्लास वाला। जानते होते स्पेशल क्लास वाला अगर खून में घुसा है तो ये गारंटी देता हूं बाबुल कि अगर तुम सब्सक्रिप्शन वाला लीवर रूल देख लोगे ना, दोनों में फर्क है। वैसे स्पेशल क्लास वाले लीवर रूल में और सब्सक्रिप्शन जिन बच्चों ने लेकर के लीवर रूल पढ़ा है, दोनों में फर्क है। सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल और उसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमोजोम्स के अंदर पाए जाने वाले RNA के अंदर पाए जाने वाले DNA में घुस चुका है। यस, टुमारो 10 PM शार्प यूट्यूब। बाय बाय, सी यू गाइस। चलो सेशन एंड करता हूं मैं। किलर कहता है यू आर वेरी इंटरटेनिंग। तुम बेटा मिल जाओ, तुम मिल जाओ, बताता हूं तुम्हें। लेट्स चैट। अबे तुम्हारी टाइम रखा है क्या मैंने? लेट्स चैट। तुम्हें कोई काम नहीं तो क्या मुझे भी कुछ काम नहीं है? चुपचाप और पढ़ के निकल लिया करो, ठीक है। कहता है लेट्स चैट, जिंदा दफना दूंगा तुम्हें।